तो दोस्तों, सत्यमेव जयते। एक बार फिर से हम ईशान राहुल जी के साथ जुड़ चुके हैं। और आज इन्होंने एक इशू को पकड़ा है ताकि डिटेल में उसकी जानकारी दे सकें। और ये जानकारी लॉ के प्रैक्टिशनर और लॉ के स्टूडेंट दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हम लोगों ने तय किया है कि संडे संडे हम किसी एक टॉपिक पे ही बात करेंगे और उसके सारे पहलुओं को समझाने की कोशिश करेंगे कि रिट में होता हो क्या क्या है, और कैसे रूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ पे जजमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, और जैसी तमाम बातें यहाँ पे होंगी। तो ईशान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस लीगल बुलेटिन धन्यवाद सर। प्लेटफॉर्म। तो थैंक यू शुरुआत सो मच आप सर। करें। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो आज हमने मतलब एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो सितंबर में जो है वो प्रोनाउंस हुआ है। ये जजमेंट एक सिविल अपील के तौर पे सुप्रीम कोर्ट आया था। और बेसिकली ये एक पार्टीशन का मैटर है। ठीक है। तो मद्रास हाई कोर्ट में एक जजमेंट और ऑर्डर दिया था जिसके जो है चैलेंज करने के लिए यहाँ सुप्रीम कोर्ट में सिविल अपील दायर की गई थी। इसका जजमेंट का टाइटल है, केस का टाइटल है मलेश्वरी वर्सेस के सुगुना। ठीक है। हम्म। तो अब हम पहले, इससे पहले कि हम इसके केस के फैक्ट और लीगल एस्पेक्ट पर जाएं, यहाँ पर एक फैमिली ट्री बताना छोटा सा जरूरी है क्योंकि ये सारे लोग हैं जो इस मैटर में इन्वॉल्व हैं और किसी न किसी तरीके से किरदार अदा करते हैं। हम्म। तो देखिए, ये जो प्रॉपर्टी है वो मुनुस्वामी नायडू की है। ठीक है, मुनुस्वामी नायडू नाम के एक व्यक्ति की पूरी प्रॉपर्टी होती है। इनकी वाइफ का नाम मुनियम्मल है। ठीक है। इन दोनों लोगों के एक लड़का और एक लड़की है। ठीक है। जो बेटे हैं उनका नाम सुब्रमणि है और जो हम्म। बेटी हैं वो मलेश्वरी हैं। ठीक है। हम्म। यही मालेश्वरी जो है हमारे इस मैटर में जो है पटिशनर की भूमिका निभाएंगी अभी आगे चल के सुप्रीम कोर्ट में, जब मैटर सुप्रीम कोर्ट आता है। ठीक है। जी। और ये जो सुब्रमणि है, इनकी जो वाइफ है अरुणा, अरुणा हम्म। नाम है इनकी वाइफ का। और हम्म। एक और कैरेक्टर है इस पूरे स्टोरी में, के सुगमा, जो यहाँ हम्म। रिस्पोंडेंट की भूमिका में है। ठीक है, यानी कि हम्म। हमारे केस में दो रिस्पोंडेंट है। पहले रिस्पोंडेंट सुगमा है, के सुगमा। और रिस्पोंडेंट हम्म। टू जो है वो बेटे की जो वाइफ यानी कि बहू है अरुणा, वो रिस्पोंडेंट नंबर हम्म। टू है। अच्छा। और जो अपीलेंट हैं जो सुप्रीम कोर्ट आई थी वो बेटी हम्म। है मलेश्वरी। ठीक है। तो हम्म। अब देखिए ये कहानी शुरू कैसे होती है। कहानी इस तरह शुरू होती है कि जो बेटा है सुब्रमणि, वो हम्म। एक सूट फाइल करता है इस बात पर कि जो उसके फादर की प्रॉपर्टी है उसको दो हिस्सों में विभाजित किया जाए कोर्ट के द्वारा, और एक हिस्सा हम्म। उसको दे दिया जाए। ठीक है। तो हम्म। ये इस हम्म। प्रेयर के साथ जो है वो एक सूट दायर करता है। अब हम्म। यहाँ पर इस बात को मेंटेन कराने के लिए कि मतलब ये जो प्रॉपर्टी जिस पर वो कोर्ट में जा रहा है जिसके पार्टीशन के लिए, वो पार्टीशन के लिए फिट प्रॉपर्टी है, तो वो कई चीजों हम्म। को यहाँ पर मतलब दिखाने की कोशिश करता है, जैसे कि हिंदू अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी है उसकी प्रॉपर्टी। ठीक है। ये प्रॉपर्टी एक हम्म। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, क्योंकि मैं यहाँ पे अपने व्यूअर्स को बता दूं कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है तो उस पर अलग लॉज चलते हैं। और अगर कोई प्रॉपर्टी किसी के पिता ने अपने सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, अपने से अर्जित की हुई प्रॉपर्टी है, ये कोई बाप दादों की प्रॉपर्टी नहीं है, तो उसके उस पर जो लॉज लागू होंगे वो बिल्कुल अलग होंगे। तो अगर हम पार्टीशन के लिए जा रहे हैं कोर्ट में, तो यहाँ पे दिखाना पड़ता है कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, क्योंकि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में क्या होता है कि फादर के पास राइट होता है, वो चाहे तो अपने बच्चों को ना भी दे। लेकिन अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो ये राइट फादर के पास नहीं होता है। वो फादर के बाद प्रॉपर्टी जो है अगले जनरेशन में ट्रांसफर होती है। तो इसीलिए यहाँ पर इन्होंने ये दिखाने की कोशिश करी कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी है ये, इसका नेचर जो है। फिर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी दिखाने के लिए इन्होंने क्या किया कि एक रजिस्टर्ड पार्टीशन डीड जो है 1991 में इन लोगों ने साइन किया था। तो उसको उसका जिक्र करके दिखाते हैं कि हाँ भाई ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। तो अच्छा, एक बात यहाँ पर ये ध्यान देने की है कि इस पूरे सूट में जो इनके भाई ने, मतलब कि ये बेटे ने जो है पिता के खिलाफ लाया है प्रॉपर्टी को लेकर के, उसमें जो ये मालेश्वरी हैं जो हमारे सुप्रीम कोर्ट में अपीलेंट बन के आएंगी, यानी जो बेटी है उनकी बहन, हम्म। वो हम्म। उनका कहीं भी इम्प्लीडमेंट नहीं हुआ है। ठीक है। इम्प्लीडमेंट एप्लीकेशन एक लीगल टर्म है, इस पर अभी हम हम्म। लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये बताने की कहने का मतलब है कि इसमें जो पार्टी बनी थी उसमें इनकी जो मालेश्वरी हैं बेटी हैं उनको पार्टी नहीं बनाया गया है, उनको कहीं भी इम्प्लीड नहीं किया गया है। हम्म। तो इम्प्लीडमेंट एप्लीकेशन पे जरा मतलब हम लोग बात कर लेते हैं कि इम्प्लीडमेंट एप्लीकेशन क्या होती है। देखिए, किसी भी मैटर में अ, हम्म। जब जैसे जो नेसेसरी पार्टी होती हैं जिनको की पार्टी बनाए बगैर जो है वो सूट नहीं चल सकता।
तो जब जब ऐसा लगता है तो उसको जो है इम्प्लीड कराया जाता है, यानी कि पार्टी बना करके उसको भी शामिल करवाया जाता है। इसके लिए किसी को पार्टी के तौर पे शामिल करवाने के लिए जब कोई एप्लीकेशन लाई जाती है तो वो इम्प्लीडमेंट एप्लीकेशन कहलाती है। ठीक है। हम्म। तो देखिए ये जो ये सूट लाए थे, उसके बाद होता क्या है कि ट्रायल कोर्ट जो है अपना प्रिलिमिनरी डिक्री दे देती है। ये प्रिलिमिनरी डिक्री जो है एक्स पार्टी डिक्री देती है। ठीक है, यहाँ पर जो डिक्री आती है उसका नेचर एक्स हम्म। पार्टी होता है। ठीक है। और हम्म। वो प्रिलिमिनरी डिक्री जो एक्स पार्टी होती है वो उसमें मतलब कि जो भाई ने जो मांग करी थी, यानी कि जो बेटे ने मांग करी थी वही उसकी प्रेयर को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो दो चीजें यहाँ पे मैं अपनी तरफ से ऐड कर दूं। एक तो इंसेस्ट्रल जी सर। प्रॉपर्टी जो आप बता रहे हैं हिंदी भाषा के दर्शकों के लिए कि ये इसको पैतृक संपत्ति बोलते हैं, जो हेरिडिटरी मतलब पीछे से चली आती है, यानी कि जिस प्रॉपर्टी को का ओनर जो है पिता नहीं है, मतलब जो बाबा थे या परदादा थे उनके द्वारा वो मतलब संपत्ति अर्जित की गई थी, खरीदी गई थी। उसके बाद वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होके जब वो दिवंगत हो गए तो वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होके बाबा में आई और फिर वो पिता में आई। तो एक पॉइंट ये मुझे क्लियर करना था। दूसरी जो है, ये अभी आपने चर्चा की कि एक्स पार्टी आर्डर। एक्स पार्टी आर्डर की डेफिनेशन ये होती है कि कोर्ट में जब भी कोई भी मुकदमा होता है तो दो पार्टियां होती हैं। एक जो होता है कंप्लेनेंट होता है, दूसरा रिस्पोंडेंट होता है। तो कंप्लेनेंट को पिटिशनर के रूप में जाना जाता है। दोनों चीजें हैं। और लोअर कोर्ट में आने पर कंप्लेनेंट उस भाषा में भी इस्तेमाल होता है, क्लियर करना जरूरी, सीआरपीसी के प्रोविजन के अनुसार। जब कंप्लेंट केस दर्ज होता है तो दो तरह से होता है। सिविल सूट में केस दर्ज नहीं होते हैं तो वो कंप्लेंट ही बोला जाता है, इसलिए। और दूसरा एक्स पार्टी आर्डर का मतलब जो दूसरा पक्ष है वो अब बार बार उनको नोटिस तो हुई लेकिन वो अपना पक्ष रखने के लिए कोर्ट में नहीं आए। इस वजह से अब कोर्ट ने बार बार डेट लगाई और कई बार मौका दिया, जब वो नहीं आए तो फिर वो एक एक्स पार्टी मतलब एक तरफा आदेश हो गया जो जो जिसने रिट दाखिल की। लेकिन ये मतलब ऐसी वो नहीं है कि जिसके आधार पर ये फैसला हो गया तो फिर उसको चेंज नहीं किया जाता, इसको चैलेंज किया जा सकता है। और ये भी सिर्फ ग्राउंड भी यही हो सकता है कि क्योंकि एक्स पार्टी आर्डर हो गया तो हमको इसके बारे में जानकारी नहीं। जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने। तो एक्स पार्टी डिक्री जो है ये जो बेटे की जो सूट थी, प्रेयर थी, उसको मानते हुए जो है 2003 में ये एक्स पार्टी ऑर्डर जो है आ रहा है। हमारी प्रिलिमिनरी डिक्री की डेट जो है 25 फरवरी 2003 है। देखिए इसके हम्म। बाद जो अगली घटना होती है इस पूरे केस में वो ये होती है कि जो इनका फादर हैं हम्म। मुनुस्वामी नायडू, ये दो हम्म। काम करते हैं। एक तो पहला काम करते हैं कि अपनी प्रॉपर्टी का जो प्रॉपर्टी इनके कई आइटम्स में विभाजित मानते हैं, अगर हम जो है 1 से लेकर 10 तक, यानी जो पूरी हम्म। प्रॉपर्टी है हम्म। उसको 1 से 10 तक के हम्म। आइटम नंबर बना दिए हैं। तो प्रॉपर आइटम नंबर 4 से लेकर 7 तक के लिए जो है ये एक रजिस्टर्ड सेल डीड जो है ये एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है। हम्म। और ये हम्म। रजिस्टर्ड सेल डीड किसके फेवर में करते हैं, तो ये के सुगमा नाम के एक व्यक्ति के फेवर में करते हैं। वही ये हम्म। हमारे सुप्रीम कोर्ट में जो है रिस्पोंडेंट की भूमिका निभाएंगे जो है। हम्म। ठीक है। के सुमा नाम के व्यक्ति के फेवर में एक रजिस्टर्ड सेल, यानी इनको कुछ अपनी प्रॉपर्टी या कुछ हिस्सा इनको बेच रहे हैं। ठीक है। हम्म। और हम्म। उसके बाद जो बची हुई प्रॉपर्टी है 1 से 3 तक का आइटम और 8 से 10 तक का आइटम, इसके लिए इन्होंने एक सेटलमेंट डीड जो है बनाई है। हम्म। ये किसके फेवर में, अपनी बेटी के फेवर में। यानी कि जो हमारे अभी सुप्रीम कोर्ट जब मैटर आएगा तो उसमें जो अपीलेंट की भूमिका निभाएंगी, उनके फेवर में जो है इन्होंने ये सेटलमेंट डीड कर दी। तो ये दो काम करते हैं ये मुनुस्वामी नायडू। कब करते हैं? ये ट्रायल कोर्ट के प्रिलिमिनरी डिक्री आने के बाद करते हैं। ठीक है। हम्म। अब इसके बाद इसी बीच क्या होता है कि जो अरुणा है, यानी कि जो बेटे की वाइफ है, बहू है ये मुनुस्वामी नायडू की, वो जाती हैं जो है कोर्ट में इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन लेकर के। ठीक है, एक इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन लेकर के जाती हैं। ये इनकी प्रेयर क्या होती है कि जो ट्रायल कोर्ट ने प्रिलिमिनरी डिग्री पास की है उसी के ही तर्ज पे, मतलब कि उसी को ग्राउंड बनाते हुए उसको फाइनल डिग्री का रूप दे दिया जाए, क्योंकि अभी जो ट्रायल कोर्ट है वो प्रिलिमिनरी डिग्री दी है, उसी को हम्म। फाइनल और कंफर्म्ड डिग्री बना देना चाहती हैं। तो हम्म। उसके लिए वो एक इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन लेकर के जाती हैं। ये अगली घटना यहाँ पे घटती है। तो यहाँ पर देखिए इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन क्या है, ये हमारे व्यूवर्स को थोड़ा सा समझा दिया हाँ, जाए तो अच्छा होगा। तो बिल्कुल इसमें बिल्कुल। होता क्या है कि जब कोर्ट में जब कोई ऑनगोइंग लॉ सूट चल रहा है, यानी कि कोई लॉ सूट है
जो अभी उस पर कोर्ट सुनवाई कर रही है, अभी ट्रायल चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, उसी के बीच में किसी अर्जेंट मैटर के निस्तारण के लिए, वो अर्जेंसी किसी भी तरह की हो सकती है, चाहे वो अर्जेंसी अपने आप में अर्जेंसी हो, कि मतलब कोई मैटर बहुत अर्जेंट है उसको पहले सॉल्व कर लिया जाए, या वो उस केस के ही पर्पस के लिए अर्जेंट हो, कि मतलब जब तक इसको इस पर कोई ऑर्डर नहीं आएगा, इस पर कोई नतीजा नहीं हम पहुंचेंगे, तब तक हम जो फाइनल वो है जजमेंट है वहां तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। किसी भी तरह की अर्जेंसी हो उसके लिए अगर कोई ऑर्डर चाहिए, कोई जजमेंट चाहिए वहाँ, सॉरी ऑर्डर चाहिए, टेम्परेरी नेचर का होता है ये, तो उसके लिए हम कहते हैं इंटरलोकेटरी, मतलब कि अभी बीच में, अब चल रहा था लॉसूट, हम बीच में एक जो है एक ऑर्डर लेने आए हैं, इसी को कहते हैं इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन। तो ये हमारा इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन की थोड़ी सी शॉर्ट में जानकारी होगी। तो ये सब तो चीजें हो रही आर्डर थी भी दो ये, तरह अच्छा। के होते हैं, आर्डर दो तरह के होते हैं, एक फाइनल आर्डर होता है, एक इंटरिम आर्डर होता है। तो जी बेसिकली जो ये फाइल की जाती है इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन, ये इंटरिम रिलीफ के लिए होती है, इंटरिम डायरेक्शन के लिए ऑन द हाँ हाँ। स्पॉट। जो फादर हैं मुन्नुस्वामी नायडू, वो एक काम और करते हैं कि उन्होंने जो अभी जो ट्रायल कोर्ट में जो भी एक्स पार्टे ऑर्डर हुआ था, जिसमें कि उस प्रॉपर्टी को दो हिस्सों में विभाजित किया गया है, और आधा हिस्सा बेटे को चला गया है, आधा हिस्सा पिता के पास रखा गया है, तो अब जो है ये पिता जो है मुन्नुस्वामी नायडू, वो एक वसीयत एग्जीक्यूट करते हैं, विल बनाते हैं, और उस विल में अपने हिस्से का जो शेयर इनके पास आया है वो फिर अपनी बेटी को ही दे देते हैं। ठीक है, यानी कि हमने क्या देखा, ऑलरेडी एक सेटलमेंट डीड इन्होंने अभी ऊपर की अपनी बेटी के हक में। ठीक है, हम्म वो तो हम्म हो ही गया, प्लस जो ये प्रिलिमिनरी डिक्री के तहत जो इनके हिस्से की आधी संपत्ति आई थी वो भी जो है वसीयत कर दी अपनी बेटी को। हम्म ठीक है, तो यहाँ तक चीजें हुई हैं। फिर उसके बाद सन 2011 में जो है ये पिता की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, मुन्नुस्वामी नायडू की मृत्यु हो जाती है, और उनके लीगल हायर और सक्सेसर के तौर पे कौन जो है इम्प्लीड, किसको इम्प्लीड करवाया जाता है, तो ये यही उनकी बेटी ही है। ठीक है, तो हम्म इनकी बेटी को ही जो है उनके पिता की मृत्यु के बाद जो है लीगल हायर के तौर पे जो इम्प्लीड करवाया जाता है। यहाँ पर फिर से हमें थोड़ा सा रुक करके अपने व्यूअर्स को जो है इम्प्लीडमेंट एप्लीकेशन के तौर के लिए जो है बताना चाहेंगे। आखिर हमने अभी ऊपर बताया है इसी चीज को, इम्प्लीडमेंट हम्म। एप्लीकेशन मतलब कि जब पार्टी जो है, मतलब एक किसी नई पार्टी को जो है इम्प्लीड करवाया जाता है। यहाँ पर एक चीज और है, सब्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन एक और चीज होती है। हम्म ठीक है, तो जैसे ही जो है किसी पार्टी की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो उसमें जो है फिर कहा ही जाता है कि अब मतलब कि कौन उस इस मैटर में कौन उसको जो है आगे बढ़ाएगा, उसके पक्ष को जो है, तो वहां पर जो है एक दूसरी पार्टी को उसके लीगल हायर बना के जो है सब्स्टिट्यूट किया जाता है। जनरली इसके लिए 90 दिन का समय दिया जाता है। ठीक है, हम्म तो इसके प्रोविजंस हैं, तो इसी को जो है इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन। तो सब्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन के तहत जो है सब्स्टिट्यूट कराया जाता है जब कोई पार्टी मर जाती है उसके जो है हम्म एवज हम्म पे। ठीक है, तो यहाँ पर जब पिता की मृत्यु होती है मुन्नुस्वामी नायडू की, तब उनकी बेटी जो है मलेश्वरी को जो है बनाया जाता है। हम्म अब देखिए यहाँ पर एक चीज अगली घटना होती है, जो मलेश्वरी है यानी कि जो अपीलेंट है सुप्रीम कोर्ट में, अभी जब मैटर आएगा, तो वो एक फिर से इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन लेकर के आती हैं यहाँ पर। अच्छा, ये अब इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, यहीं से चीजें घूमती हैं हमारे केस में, ये यहीं से हम्म अब लॉ का क्वेश्चन राइज होना शुरू होगा। तो मलेश्वरी जो है वो क्या करती हैं कि कोर्ट में जो है एक इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन इस प्रेयर के साथ लेकर के जाती हैं कि ट्रायल कोर्ट ने सन 2003 में जो प्रिलिमिनरी डिक्री पास करी थी, इसमें कि पिता की कुल संपत्ति को दो हिस्सों में विभाजित करके आधी पिता और आधी भाई को दी थी, तो उसका अमेंडमेंट किया जाए। ठीक है, अच्छा, उसका अमेंडमेंट क्यों किया जाए, तो ध्यान दीजिएगा 2003 में ट्रायल कोर्ट का वो डिक्री आई है, और ये जा रही हैं 2011 में इनकी पिता की मृत्यु हुई है, तो उसके बाद की घटना है ये। ठीक है, इसी बीच में सन 2005 में हिंदू सक्सेशन एक्ट में एक अमेंडमेंट होता है, जिसमें बेटियों को भी जो है बराबरी से संपत्ति पे अधिकार दिया जा रहा है। हाँ ठीक है, हाँ। तो अब तो उसी के आधार पे अब ये कह रही हैं कि वो जो 2003 वाली डिक्री है उसके अमेंडमेंट किया जाए, क्योंकि उसमें तो संपत्ति खाली पिता और भाई को मिली थी जो पहले हाँ का नियम था। तो हम्म। अब ये चाह रही हैं कि भाई 2005 में जब अमेंडमेंट हो गया है तो उसको ग्राउंड बना के अब ये कहती हैं कि हमको भी जो है एक को पार्टनर के तौर पे ट्रीट किया जाए, और अब एक तिहाई संपत्ति का हिस्सा मुझको भी मिलना चाहिए। हम्म। ये जो है इस प्रेयर को लेकर के एक अमेंडमेंट एप्लीकेशन लेकर के जाती हैं। ठीक है, अब देखिए क्या दूसरे होता है कि शब्दों में यहाँ पर जो, दूसरे शब्दों में अगर हम लोग कहें तो ये हो गया इसका मतलब कि 50%
प्रॉपर्टी उनके पिता ने उनको वसीयत कर हम्म। दी, और अब वो हाँ। भाई की प्रॉपर्टी का 25% हिस्सा भी अपने पक्ष में चाहती है, यानी कि ये हम्म। टोटल 75% की ओनरशिप जी। चाहती है ये। जी हाँ ठीक जी। है। हम्म, बिल्कुल सही आपने कहा। तो देखिए इसी को थोड़ा सा और यहाँ पे लिखा क्लियर कर दे रहे हैं कि हिंद अच्छा क्या ग्राउंड ली थी जब ये जो है ये अमेंडमेंट एप्लीकेशन लेके वहां पे जा रही थी। तो इनका वही पहली बात तो सेम हमने जो बात करी कि भाई 2005 में जो है हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट आया था, जिसमें कि जो है बेटियों को भी अधिकार मिला था। तो वही आपने कहा जो 75% है उसको जो है हम 2 तिहाई कह रहे हैं यहाँ पे। तो 2 तिहाई का हिस्सा अभी ये जो है एक तरीके से इनका क्लेम बन रहा है उस पर, जो है पहली चीज। दूसरी चीज इनका ये कहना है कि जब हमने एक चीज देखा था कि जो जो प्रिलिमिनरी डिग्री आई थी ट्रायल कोर्ट की, उसके बाद इनके पिता ने 2 काम किए थे। एक तो जो है इन ये बेटी को ही जो है सेटलमेंट डीड दिया था, और दूसरा जो है अपनी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा जो है वो सेल डीड कर दिए थे के सुगमा नाम के एक व्यक्ति को, ठीक है, यानी कि कुछ बेचे भी थे। तो अब इनकी बेटी उस प्रॉपर्टी पर भी जो है अब वो क्वेश्चन उठा रही हैं कि मुझको तो जो सेटलमेंट डीड किए थे वो तो ठीक है, लेकिन वहां पर जो वो दूसरे एक व्यक्ति को जो प्रॉपर्टी बेची गई है वो सेल डीड गलत है। क्यों गलत है? उसका एक बड़ा अच्छा इन्होंने ग्राउंड उठाया है। इनका कहना है कि देखिए कि मैटर तो कोर्ट में चल रहा था, डिग्री का जो नेचर था अभी ट्रायल कोर्ट का वो प्रिलिमिनरी डिग्री थी, ठीक है, वो फाइनल नहीं थी। यानी कि अभी तो मैटर कोर्ट में ऑनगोइंग था। तो इसलिए अभी आपको जो है उस उनके पिता को कोई वो नहीं था कि उस प्रॉपर्टी को किसी को बेच दें जो है बीच में ही जो है, ठीक है। तो लेकिन उनके पिता ने वही किया, उसको उसके प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा जो है के सुगमा को बेचा था। तो ये उसी बात को जो है इसको कहते हैं इंजंक्शन ऑर्डर, ठीक है, यानी कि कोर्ट के इंजंक्शन ऑर्डर की अवहेलना करते हुए उन्होंने प्रॉपर्टी के कुछ हिस्से को जो है बेच दिया। यहाँ पे इंजंक्शन को जरा सा जो है समझने की जरूरत है। होता हाँ हाँ क्या है बिल्कुल कि समझाइए। जब जी, तो होता क्या है कि जब कोई मैटर ऑनगोइंग है कोर्ट में जो है, ठीक है, तो जैसे मान ली प्रॉपर्टी का ही इसी मैटर की बात करें, प्रॉपर्टी का मैटर चल रहा है। तो जब तक भाई प्रॉपर्टी का मैटर किसी प्रॉपर्टी पर अभी फाइनल डिसीजन आया नहीं है, तब तक आप बीच में ही जो है उस प्रॉपर्टी को न तो बेच सकते हैं, न उसको किसी भी तरीके से उसके स्टेटस को जो है डिस्टर्ब कर सकते हैं। एज इट इज प्रॉपर्टी रहनी चाहिए जैसी है, जैसा कोर्ट के सामने क्वेश्चन राइज हुआ है, जब तक वो ऑर्डर देने दे प्रॉपर्टी वैसी ही रहनी चाहिए। तो उसके लिए इंजंक्शन के तौर पे कुछ चीजें आपको प्रोहिबिट की जाती हैं, जैसे आप प्रॉपर्टी बेचेंगे नहीं, उसका बंटवारा नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। या कुछ चीजें कंपल्शन के तौर पे कही जाती हैं कि नहीं इन इन एक्ट्स को करिए। तो वो सब केस के अलग अलग मैटर पे डिपेंड करता है। हमारे इस केस की बात करें तो भाई चूंकि प्रॉपर्टी का बंटवारे का मैटर है, तो कायदे से उनके पिता को जो है कुछ नहीं करना चाहिए था जब तक कि फाइनल वो ना आ जाए, डिसीजन नहीं ठीक है। होगा। तो इसी को इंजंक्शन कहा जा रहा है। तो ये एक अच्छा ग्राउंड इन्होंने उठाया था। अच्छा, अब हम्म उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही ये इस अमेंडमेंट के लिए कोर्ट जाती हैं उस प्रिलिमिनरी डिग्री के लिए, तो तुरंत जो है जो रिस्पोंडेंट साइड है, ठीक है, वो एक्टिव हो जाता हम्म है और वो उसको जो है अपोज करता है। वो हम्म कहता है कि जो प्रिलिमिनरी डिग्री आ चुकी है उसको दोबारा से खोलने की और अमेंडमेंट की कोई जरूरत और तुक ही नहीं बनता है। उसके लिए वो कुल 4 ग्राउंड और बड़े अच्छे ग्राउंड देते हैं। ये सब लीगल ग्राउंड्स हैं, तो इसलिए हमारे लिए अच्छा है इसको समझना। देखिए पहली बात तो वो ये कहते हैं कि लिमिटेशन पीरियड एक्सीड कर गई है, ठीक है। हम्म यानी कि हम्म यहाँ लिमिटेशन पीरियड को हम बहुत थोड़ा सा हल्के उसमें समझा दें कि भाई देखिए लॉ में हमारे यहाँ क्या होता है, जब प्रोसीडिंग चलती है तब जैसे कोई भी चीज आपको कोई एक्ट करना है, ठीक है, कोर्ट ने कुछ डिसीजन दिया है, उसके बाद आपको जो है कुछ उसको चैलेंज करने मान लीजिए जाना है, ठीक है, हायर कोर्ट में या उसी कोर्ट में रिव्यू में जाना है, कुछ भी करना है इस तरीके का। तो आप ऐसा नहीं कि आपके पास लाइफ लॉन्ग टाइम है कि आप जो है 20 साल 30 साल 40 साल बाद पहुंच रहे हैं कोर्ट जो है। तो उसका एक पीरियड सेट किया गया है। जैसे कि हमने हम्म, कल या परसों के एक वीडियो में हमने बात की थी कि जब मोटर व्हीकल एक्ट में घटना के 6 महीने तक का जो है लिमिटेशन पीरियड हाँ दिया गया हाँ था। हाँ 6 महीने में हाँ आप सर। कंपनसेशन का क्लेम आप कर सकते हैं, ठीक है। तो हम्म उसी तरीके से अलग अलग चीजों का अलग अलग लिमिटेशन पीरियड बताया जाता है। ये एक लिमिटेशन एक्ट है, बहुत पतली सी लेकिन हाँ बड़ी हाँ इंपॉर्टेंट हाँ। सी। उसमें जो है हम्म ये बहुत मतलब सारी लिस्ट बनाई गई है कि किस चीज में कितना पीरियड है। तो हम्म कहा यह जा रहा है कि भाई प्रिलिमिनरी डिग्री जो है सन 2003 में आई है, आप अब आ रहे हैं 15 साल बाद, ठीक है। तो आपने अच्छा खासा जो है पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो है क्रॉस कर दिया है, ये पहला ग्राउंड था। दूसरा था स्टॉपल का ग्राउंड, ठीक है। इससे पहले कि हम स्टॉपल के ग्राउंड को समझें, हम पहले स्टॉपल के सिद्धांत को समझ लेते हैं। स्टॉपल का सिद्धांत ये कहता है कि अगर किसी पर्सन ने कोई प्रॉमिस किया है, कोई स्टेटमेंट दिया है या कोई एक्शन उसने लिया है पूर्व में, ठीक है,
और उसके उस प्रॉमिस एक्शन स्टेटमेंट के मतलब उस पर भरोसा करते हुए जो अदर पार्टी है, उसने जो है मतलब उसी पे रिलाई भी कर लिया है, आप ही की बात पर उसने रिलाई करके कुछ अपने स्टैंड लिया है। अब आप आगे चल के जो है अगर उससे मुकर जाएंगे तो अदर पार्टी जो दूसरी पार्टी है वो तो नुकसान के जो है स्थिति में आ जाएगी, क्योंकि भाई आप ही की हम्म। बात को मानते हुए वो चली थी और अब आप अपने हम्म। अपनी ही बात पे पीछे हट रहे हैं। तो ऐसा आप ना करें। इसको रोकने के लिए ही जो है कुछ नियम बनाए जाते हैं जिसको स्टॉपल का सिद्धांत कहते हैं। तो इसमें दूसरा ग्राउंड जो हमारे रिस्पोंडेंट साइड ले रही है हमारे जो बेटी के खिलाफ जो है, वो ये कह रही है जिस सेल डीड जो के सुगमा नाम के व्यक्ति को जो सेल प्रॉपर्टी बेची थी इनके पिता ने, जिस पर क्वेश्चन उठाया है बेटी ने, ठीक है। हम्म। तो ये कह रहे हैं कि आप उस पर क्वेश्चन कैसे उठा सकती हैं जब उस सेल डीड की रजिस्ट्रेशन के समय दो अटेस्टेटिंग जो विटनेस होते हैं, अटेस्टेशन वाले जो विटनेस होते हैं, उनमें हम्म। एक में आप ही का नाम और सिग्नेचर दर्ज है। हाँ, यानी बिल्कुल आप ठीक। खुद विटनेस के तौर पे उसमें हैं। यानी कि आप हम्म। हामी भर रहे हैं कि हाँ मैं खुद इसको मतलब विटनेस के तौर पे देख रही हूँ कि मेरे पिता जो है प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, ठीक है। तो हम्म। उसके बाद अब आप उसको जो है क्वेश्चन मतलब उस पर आप सवाल उठा रही हैं, तो ये स्टॉपल का सिद्धांत यहाँ पे लागू हो जाता है। ठीक है, ये दूसरा हम्म। ग्राउंड है। तीसरा आ हम्म। जाता है कि भाई जो प्रिलिमिनरी डिक्री जो 2003 में थी उसने उसी टाइम पे 2003 में जो है जो शेयर है कि किसको कितना मिलेगा, पिता को 50% बेटे को 50%, वो वहां पर हो चुका है, मतलब कि उसने तो वहां पे तय कर लिया है। अब ये जो आप अमेंडमेंट की बात कर रही हैं कि बेटी के लिए भी जो हिस्से बनेंगे, वो आई है 2005 में। यानी कि प्रिलिमिनरी डिग्री के पास होने के 2 साल बाद लाती है हमारी लेजिस्लेचर जो हाँ है इस हाँ, अमेंडमेंट, अमेंडमेंट को। हाँ हाँ। तो यहाँ पर बात यह है कि ये रेट्रोस्पेक्टिव लागू नहीं होगा। ठीक है। यानी कि जब 2005 में अमेंडमेंट आया है तो 2005 से या उसके आगे जिस दिन हाँ, आया है या उसके उसके आगे बाद क्या? से जो है माना जाएगा। हम्म। पीछे जो चीजें हो चुकी हैं उन पर नहीं जो है हम उठा उठा के हर चीज हाँ को जो है वो कर पाएंगे। तो हाँ, ये यही कह तीसरा रहा हूँ। बड़ा इंपॉर्टेंट उसने ग्राउंड उठाया भाई, रेट्रोस्पेक्टिव आप नहीं ले जा सकती हैं। और चौथा ग्राउंड वही जो इंजंक्शन का उन्होंने केस सुगमा के तौर पे के लिए उठाया था कि उनको मेरे पिता ने प्रॉपर्टी कैसे जो है दे दी जबकि अभी बिक्री का नेचर प्रिलिमिनरी है। सेम वही इंजंक्शन के मैटर पे इनको भी जो है फंसाया है हमारे रिस्पोंडेंट साइड ने। उन्होंने कहा है कि उनके आप रजिस्ट्रेशन सेल डीड पर जो है आप सवाल उठा रही हैं, लेकिन आपके पिता ने आपको भी तो उसी उसी समय जो है सेटलमेंट डीड करी है आपके फेवर में। ठीक है, तो हम्म। वो भी तो ठीक नहीं है क्योंकि प्रॉपर्टी तो सेम है, मतलब वही प्रॉपर्टी जो अभी हाँ। ऑनगोइंग चल रही है हम्म। कोर्ट में मैटर। हम्म। तो इंजंक्शन आपके पिता के लिए खाली केस सुगमा वाले उस पर नहीं लागू होगा, वो आपको जो सेटलमेंट उन्होंने किया है या आपको जो वसीयत कर दी है आगे चल के और जो है अपने फेवर की, तो वो सब भी जो है इंजंक्शन के तहत जो है मना था। ठीक है। तो फिर तो प्रॉपर्टी उस पर भी जो सवाल उठना चाहिए। तो ये सब चीजें जो है थी, जो ये दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी। अच्छा। ठीक है। अब देखिए 8 मार्च 2019 को ट्रायल कोर्ट ने इनका जो अमेंडमेंट का जो करवाने के लिए जो पिटिशन लेके गई थी उसको कर देती है खारिज, डिसमिस कर देती है। ठीक है। ठीक है। यानी कि इनकी अमेंडमेंट की जो अर्जी थी वो हो गई खारिज। और फिर उसके बाद क्या होता है कि अच्छा, ये सेम वही बातें जो हमने अभी ग्राउंड डिस्कस किया था रिस्पोंडेंट साइड का, मोर और लेस यही ग्राउंड कोर्ट ने भी एक्सेप्ट किया है कि हाँ ये बातें बिल्कुल ठीक हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यही आती है कि अमेंडमेंट 2005 के बेसिस पे आप मांग रही हैं, जबकि ये 2003 में ही सेटलमेंट की डिक्री आई हमारा है प्रिलिमिनरी डिस्प्यूट वाली। डिस्प्यूट और हाँ, सेटलमेंट सबसे 2003 इंपॉर्टेंट में। यही। हाँ, सबसे हम्म। इंपॉर्टेंट यही। चलिए फिर उसके बाद क्या होता है कि जो ये बेटी हैं जिनके चूंकि अब इनकी बात यहाँ नहीं मानी गई, अब ये क्या करती हैं, एक सिविल रिवीजन पिटिशन जो है ये दायर करती हैं मद्रास हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट जुडिकेचर एट मद्रास, ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ। ठीक है। कि ट्रायल कोर्ट ने जो इनकी अमेंडमेंट की एप्लीकेशन जो है नहीं मानी है, तो उसके अगेंस्ट मतलब जो है उसके ये ऑर्डर को जाती हैं चैलेंज करते हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो हम्म। यहाँ पे होता क्या है कि इन अच्छा यहाँ पे एक बड़ी हैरानी की बात है कि इनका जो ये सिविल मतलब ये जो पिटिशन लेके गई थी उसके अगेंस्ट ये अलाउड हो जाती है। ठीक है। हाई हाई कोर्ट कोर्ट से। जो है उसको अलाउ कर लेती है। हाँ। हम्म। और हम्म। ट्रायल कोर्ट का ये जो ऑर्डर था कि उनकी जो अमेंडमेंट पिटिशन है उसको खारिज करने वाला, वो सेट असाइड कर देती है। ठीक है। ये एक जो है काफी मतलब वो था कि हाई कोर्ट ने ये डिसीजन लिया। उसके बाद क्या हम्म। होता है कि जो केस सुगमा है, ठीक है, हम्म। जो हम्म। हमारी दो में से पहली जो पहली जिन्होंने रिस्पोंडेंट प्रॉपर्टी है, खरीदी थी। वो हम्म। हाँ उनके पिता से वो
वो हाई कोर्ट के इस डिसीजन को, कि आपने जो है मतलब कैसे अलाउ कर दिया जो है उसकी मतलब सेट असाइड कर दिया ट्रायल कोर्ट के उसको जो है, और इनकी पिटिशन को अलाउ कर दिया, उसके लिए वो वही मद्रास हाई कोर्ट में रिव्यू एप्लीकेशन लेकर के जाती हैं। ठीक है, हम्म। तो अब यहाँ पे रिव्यू एप्लीकेशन भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें अपने व्यूअर्स को बतानी चाहिए। हम्म। देखिए, होता क्या है कि कई तरह के एप्लीकेशंस हैं। अब यहाँ पे रिव्यू एप्लीकेशन तब जो है आप कोर्ट में ले जाते हैं जब आप उसी कोर्ट के ही डिसीजन को जो है फिर से सुनवाने, मतलब कि उसमें कुछ चेंजेस चाहते हैं, यानी कि जैसे इसमें मद्रास हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है, ठीक है, तो मद्रास हाई कोर्ट में ही आप दोबारा से जा रहे हैं कि आप अपना ही दिया हुआ जो निर्णय है उसको पुनः एक बार सुन लीजिए, दोबारा से एक बार सुन लीजिए, क्योंकि उसमें ये चीजें जो है मतलब जो भी खामियां आप बताएंगे वहां पर ये चीजें हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ हाँ, पर उसमें देखिए फैक्ट रिव्यू पे एप्लीकेशन। बात होती है कि ये फैक्ट है और ये फैक्ट एक्सेप्टेबल है, हम्म। एक्सेप्टेबल नहीं है। इन सब के आपको बेस जी। बना के ये रिव्यू किया जाता है। और फिर हाँ, सेम कोर्ट तो ही देखिए अभी सुनती है जिस कोर्ट ने पहला डिसीजन सुनाया होता है। हम्म। हाँ जी बिल्कुल, तो रिव्यू एप्लीकेशन का मोटा मोटी ये है कि सेम कोर्ट, उसी कोर्ट में आप जा रहे हैं। ठीक है, आप अगर आप जो है हाई कोर्ट के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं तो वो कभी रिव्यू एप्लीकेशन नहीं कहलाएगी। हाई नहीं कोर्ट के नहीं नहीं। डिसीजन को हाई कोर्ट ही हाँ में जब आप जाएंगे तब वो हाँ रिव्यू हाँ। एप्लीकेशन कहलाती है। ऑर्डर 47 रूल 1 और सेक्शन 114 जो है हमारे सीपीसी का, इसके तहत ये सब हम्म। है रिव्यू हम्म। एप्लीकेशन की बात। तो देखिए अब यहाँ पे जब ये रिव्यू एप्लीकेशन लेके जाती हैं तो ये रिव्यू एप्लीकेशन भी अलाउ हो जाती है वहां पे कोर्ट में। ठीक है, यानी कि एक बार फिर से जो है जो मतलब भी इनकी बेटी हैं जो है उनका वाला पक्ष जो है दोबारा से जो है वो नीचे मतलब डाउन हो जाता है। ठीक है, कि जो ये रिव्यू एप्लीकेशन अलाउ होती है इसकी जो डेट है वो 19/10/2024 है। ठीक है, तो जब रिव्यू एप्लीकेशन अलाउ हो गई तब ऐसे उसमें क्या हुआ कि जो इनका ट्रायल कोर्ट का ये डिसीजन था कि इनके अमेंडमेंट एप्लीकेशन को जो है हम डिसमिस कर रहे हैं, तो वही एक बार फिर से जो है ऊपर हो जाती है, वो सही हो जाती है। ठीक है, उसी को सपोर्ट में होल्ड हो जाता है। अब ये हम्म। इसी से एग्रीव होकर के कहानी जब यहाँ तक पहुंचती है तो इसी 19/10/2024 को रिव्यू एप्लीकेशन के तहत जो कोर्ट ने जो है डिसीजन दिया है उसी को चैलेंज करने के लिए ये सिविल अपील के अंडर में जो है सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर लाती हैं। अब यहाँ से हमारा सुप्रीम कोर्ट का जो है चीजें शुरू होती हैं। ठीक है हम्म। जी, तो देखिए यहाँ पे इसको बहुत शॉर्ट में मैं जल्दी से समझा दे रहा हूँ। हम्म। देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो है जो दोनों पक्षों के एडवोकेट्स हैं उनकी क्या दलीलें रही हैं ये इसको हम देख लेते हैं। तो हम्म। लर्नेड सीनियर एडवोकेट जो है मिस्टर वी प्रभाकर, ये हम्म। हमारे अपीलेंट यानी कि बेटी की तरफ से रहे। ठीक है, हम्म। इन्होंने ये कहा है कि सीपीसी 1908 के तहत जो हम्म। है सेक्शन 114 और ऑर्डर 47 रूल 1, इसमें जो हम्म। है हाई कोर्ट के रिव्यू की जो पावर है उसको डिफाइन किया गया है। यानी कि हाई कोर्ट की जो रिव्यू की पावर है, किन किन चीजों पे वो रिव्यू कर सकती है, कितना कर सकती है, स्कोप क्या है उसका, ये सारी बातें सेक्शन 114 ऑफ सीपीसी और ऑर्डर 47 रूल 1 ऑफ सीपीसी में बताई गई है। इनका कहना है हम्म। कि देखिए जो स्कोप है हम्म। कोर्ट के पास जो है रिव्यू करने का वो काफी संकीर्ण है, नैरो स्कोप है। ठीक है, हम्म। वहां पर फ्रेश हियरिंग टाइप की चीजें नहीं हो सकती, वहां पर फ्रेश मटेरियल फैक्ट पर जो है सुनवाई नहीं होगी, उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। बल्कि रिव्यू में होता क्या है कि मतलब अगर कोई ऐसी चीज है जो कि मतलब अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, ये एक फ्रेज है, लीगल फ्रेज, इसमें रिव्यू पावर को समझाने के लिए कहा जाता है कि अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, यानी कि मोटा मोटी अगर स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है कि हाँ ये एक रिकॉर्ड, एक फैक्ट रिकॉर्ड की गलती हुई है, उसके तहत अगर कोई गलती है तो हम उसको जो है रिव्यू एप्लीकेशन में ला सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आप कोई फ्रेश नई सुनवाई करेंगे। तो ये कहना था जो है इनका इनके वकील का। और अपोजिट साइड ऑफ कोर्स वो यही कहती है कि नहीं, कोर्ट के पास ये सारी पावर है और रिव्यू पावर जो है अच्छी खासी वाइड। तो कुल मिला के इस सारा चीजों को बताने के बाद जो है जो फाइनली सुप्रीम कोर्ट जो है जिस चीज पर आती है, पहली चीज वो ये कहती है कि ये बात ध्यान रखें कि हाई कोर्ट जो है जब अपने रिव्यू के पावर के तहत जो है बैठती है, रिव्यू हियरिंग के लिए बैठती है, तब वो एक अपीलेंट कोर्ट की भूमिका नहीं निभा सकती। ठीक है, यानी कि जब कोई पर्सन जो है वो लोअर ट्रायल कोर्ट के डिसीजन से एग्रीव्ड होकर के हाई कोर्ट जाता है अपील के तौर पे,
ठीक है, तब जिस तरीके से वो हाई कोर्ट बिहेव करेगी, उसके सुनवाई को जो है करेगी, वो अलग तरीका है। और जब हाई कोर्ट अपने ही ऑर्डर और जजमेंट का रिव्यू करने बैठती है, तब उसका स्कोप काफी नैरो हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर वो सारे मतलब कि न्यू फाइंडिंग पर जो है रोशनी नहीं डाल सकती है। वहां पर जो है कोई ऐसी चीज पर अब वो डिस्कशन नहीं करेगी जिस पर कि जो है वो पहले वाले सुनवाई के दौरान डिस्कशन नहीं हुआ है। यहाँ पर सिर्फ ऐसा कोई, जैसे कोई बहुत इंपॉर्टेंट एरर और लैप्स हो गया हो जो है कोर्ट को जो है, कि मतलब पहले वाले सुनो हियरिंग के दौरान चीजें बताई गई थी, ऑन रिकॉर्ड लाई गई थी, लेकिन किसी प्रकार वो ध्यान नहीं दिया गया या बहुत बड़ा एरनियस हो गया, जिससे जस्टिस जो है वो प्रिवेल कर्टेल हो रहा है। तब इस तरीके की जो बहुत मेजर फॉल्ट हो जाते हैं, तब जा करके रिव्यू में जो है उसकी सुनवाई होती है, या इस नेचर से उसकी सुनवाई होती है। ऐसा नहीं होता कि रिव्यू एप्लीकेशन में आप पूरा डिटेल्ड एनालिसिस फिर उसी तरीके से करते हैं जैसे आपने जो है पहले हियरिंग में करी थी। ठीक है। तो यही चीजें जो है यहाँ पर कोर्ट ने बहुत स्पष्ट करी हैं। तो बेसिकली इसमें जो है इस हमारे मैटर में कोर्ट की, हाई कोर्ट की जो रिव्यू की पावर है 114 सीपीसी और 47 ऑर्डर 47 रूल 1 के तहत जो है सीपीसी में, तो इसको इसी पर जो है बहुत अच्छा लाइट डाला गया है इसमें। और इसमें फाइनली कोर्ट ने होल्ड ये किया है कि कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जी हाँ, हाई कोर्ट ने, मद्रास हाई कोर्ट ने अपने रिव्यू की पावर को एक्सीड कर दिया है। और उसने जो ट्रायल कोर्ट के पास दोबारा से मैटर रिमांड कर दिया था, वो उसको नहीं करना चाहिए था। ये रिव्यू की पावर का अतिक्रमण है एक तरीके से। ठीक है, इतना पावर एक्सरसाइज आपको रिव्यू में नहीं करना है। तो उन्होंने हाई कोर्ट के उस डिसीजन को सेट असाइड कर दिया था। ठीक है, ये इसी पर जो है ये चीजें हुई। और मैटर फाइनली जो है ट्रायल कोर्ट के पास जो है भेज दिया गया था, कि ट्रायल कोर्ट जो है उसको अपने मेरिट पर आगे जैसे चल रहा था वैसे चलेगा वहां पर। तो यही हमारा एक जजमेंट था, जिसमें हमने जो है ये देखा कि हाई कोर्ट का जो रिव्यू की पावर है, वो अपील कोर्ट के तरीके से काम नहीं करती है। अपील, जब हाई कोर्ट अपील सुनने बैठता है अपीलेंट कोर्ट के तरह से, तो उसकी जो सुनवाई का दायरा है, उसकी पावर काफी वाइड होती है। ठीक है। लेकिन जब रिव्यू में अपने ही ऑर्डर के चैलेंज में जब वो बैठता है और उसको सुनने बैठता है, तब वो खाली मतलब मटेरियल फैक्ट्स में और जो पूर्व की सुनवाई है उसमें जो बातें उठी थी उसी के ही रोशनी में वो चीजों को देखेगा। तो ये एक मतलब इम्पोर्टेंट जो है हमारा लीगल जो है पॉइंट है। बहुत बहुत धन्यवाद ईशान जी, आपने बहुत सारे पॉइंट्स को टच किया है जो निश्चित तौर पर प्रैक्टिशनर जो नई नई प्रैक्टिस शुरुआत कर चुके हैं, कर रहे हैं, उनके लिए, और जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं लॉ की, उनके लिए, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह की चीजें पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जरा मुश्किल से मिलती हैं, लेकिन इतना ब्रीफ और डिटेल में नहीं होती है। तो ये बहुत जानकारी यूजफुल होगी और पब्लिक के लिए भी यूजफुल होगी कि जो लोग, भाई केस तो किसी न किसी आदमी का होता है ना, तो वो वकील लड़े चाहे अब छात्र जो कल वकील बनेगा, तो सबके अपने अपने दायरे हैं। तो बहुत यूजफुल जानकारी थी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारा स्पेशल प्रेजेंटेशन रहेगी, हर संडे के दिन हम लोग इसको रिलीज करते हैं। तो ये शुरुआत है, और हमारा हौसला बढ़ाएं, हमें समर्थन दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी पहुंच बने और इस जानकारी का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके। और खास तौर से अगर छात्रों के बीच शेयर करते हैं तो निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी बात होगी, ला स्टूडेंट के लिए बहुत यूजफुल चीज़ें हैं। तो थैंक यू ईशान भाई, कल फिर मिलते और हैं। हम लोग ये जो जिस जजमेंट की हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे थे, उसका साइटेशन जो है हम लोग वहीं डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो अगर जी किसी को प्रिंट निकाल के पढ़ने की इच्छा हो तो अपना अलग से भी उसको हाँ, निश्चित तौर पढ़ पे ये सकता है। काम आएगा, ये काम आएगा, क्योंकि केस में जब रिट आप फाइल करते हैं तो उसमें बहुत सारे रेफरेंस की जरूरत पड़ती है, और उस जी। रेफरेंस में ये निश्चित तौर पे, खास तौर पे ये रिव्यू पे बहुत बड़ा डिसीजन है, तो बहुत हम्म। काम की चीज है। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं जी बिल्कुल, थैंक यू। अगली वीडियो थैंक में। यू। धन्यवाद।